Welcome everyone. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the paper of female SST Biochem Zone 5 जो कि आज 2 जुलाई को मॉर्निंग के टाइम पे कंडक्ट हुआ था। काफ़ी क्वेश्चंस हमें कलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन एज यूजुअल क्योंकि हमें कैंडिडेट्स ने क्वेश्चंस भेजे हैं तो हो सकता है कि कहीं वर्डिंग में फ़र्क हो या आपके ऑप्शंस कहीं पे मिसिंग हो या एग्जैक्ट वो ऑप्शंस ना हो। तो अगर तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। केमिस्ट्री के पोर्शन का आज भी काफ़ी इजी क्वेश्चंस आए थे। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ, किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, तो उसका करेक्ट आंसर था प्रोटॉन्स। नेक्स्ट वाज ईस्टर इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, जब भी हम एसिड एंड अल्कोहल का आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो बनता है एस्टर एंड वाटर, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ईस्टरिफिकेशन प्रोसेस भी कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर बाय यूजिंग एसिड एंड अल्कोहल इज नोन एज ईस्टरिफिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर था एसिड एंड अल्कोहल। अक्सर कभी कभी आपके पास एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि ईस्टरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें रिएक्टेंट्स कौन से हैं, तो उसमें एसिड एंड अल्कोहल रिएक्टेंट्स होते हैं। नेक्स्ट वाज विच बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जो बॉन्ड बनता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है। एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करता है, दूसरा एटम अपना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और दोनों के आयंस बनते हैं, और उनके बीच में फिर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। देन नेक्स्ट वाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयोनिक कंपाउंड, इनमें से कौन सा आयोनिक कंपाउंड है। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो इसमें जो है कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड हो जाएगा। जबकि मीथेन को अगर हम देखें तो मीथेन में कार्बन एंड हाइड्रोजन का कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो ये भी आपका कोवेलेंट कंपाउंड हो जाएगा। जबकि सोडियम क्लोराइड को अगर हम देखें तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और क्लोरीन वही एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। दोनों के आयंस का आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आयोनिक बॉन्ड बनता है। इसी वजह से, क्योंकि सोडियम क्लोराइड के अंदर आयोनिक बॉन्ड होता है, इसी वजह से इसको आयोनिक कंपाउंड कहा जाता है। नेक्स्ट वाज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन हाउ मेनी पीरियड्स। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स होते हैं, जबकि ग्रुप्स का अगर पूछा जाए तो वो ग्रुप्स आपके 18 होते हैं। नेक्स्ट वाज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये क्वेश्चन आपके कल के पेपर में भी आया था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बेसिकली हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर कंसंट्रेशन की बात आएगी तो के सी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर पार्शियल प्रेशर्स की बात आएगी तो के पी से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, रिवर्सिबल रिएक्शन है। सपोज करें कि ये रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम की स्टेज पे पहुंच चुका है, तो अब इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा प्रोडक्ट्स का एक्टिव मास डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स का एक्टिव मास। तो अगर तो हम एक्टिव मास या कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो यहाँ पे के सी हो जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट के पार्शियल प्रेशर की बात करें, रिएक्टेंट्स के पार्शियल प्रेशर की बात करें, तो ये आपका के पी हो जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी होता है। सो के सी वाज द करेक्ट आंसर। देन आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप। अब आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली साइज पे डिपेंड करती है, और साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। डाउन द ग्रुप अगर हम देखें तो साइज जो एटम्स का होता है वो इंक्रीज होता है, अक्रॉस द पीरियड एटम्स का जो साइज होता है वो डिक्रीज होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी एंड साइज का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है, तो जितना साइज बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, जितना साइज कम होगा आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे डाउन द ग्रुप क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। So decrease was the correct answer here. Then next was ली शटेलियर्स प्रिंसिपल इज अबाउट। अब ली शटेलियर्स प्रिंसिपल ये कहता है कि सपोज आपका कोई भी रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम पे है, अब हम इसका कोई भी फैक्टर जो है उसको डिस्टर्ब करते हैं। सपोज हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को चेंज कर दें, या हम इस रिएक्शन के प्रेशर को चेंज कर दें, टेम्परेचर को चेंज कर दें, तो डिफरेंट कंडीशंस के चेंज करने से क्या होता है, आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, और उसके बाद वो खुद को उस डायरेक्शन में मूव करता है जहाँ पे वो जो इफेक्ट था वो इफेक्ट कम हो सके।
तो बेसिकली ली शेटिलर्स प्रिंसिपल इज ऑल अबाउट चेंज इन कंडीशंस. देन नेक्स्ट वाज एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो मीटर क्यूब होता है एसआई यूनिट वॉल्यूम का. देन वाटर क्या है, एलिमेंट है, कंपाउंड है या मिक्सचर है. तो एलिमेंट जो होगा वो उसमें किसी भी एक एटम की टाइप होगी, और मिक्सचर में जो चीज़ें होती हैं वो फिजिकली मिक्सड होती हैं. जबकि वाटर में क्या है, वाटर में आपका केमिकल बॉन्ड है, तो ये वाटर आपका मिक्सचर नहीं होगा. और वाटर क्या होता है, वाटर इज अ कंपाउंड. And then next was Charles Law states that volume is directly proportional to. Charles Law ये कहता है कि अगर तो हम प्रेशर को रखें कांस्टेंट, तो आपका वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो यहाँ पे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर वाज द करेक्ट आंसर. देन बर्निंग ऑफ फ्यूल, जब भी हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, इसकी वजह से ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. देन पोर्टेबल वाटर मीन्स ऐसा वाटर जो पीने के काबिल हो. तो ड्रिंकेबल वाटर को बेसिकली पोर्टेबल वाटर कहा जाता है. देन विच इज द बेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. प्रोटीन, डीएनए एंड कार्बोहाइड्रेट्स में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो नाइट्रोजन होता है वो प्रोटीन्स में होता है, क्योंकि प्रोटीन्स किससे मिलकर बने हुए होते हैं, अमाइनो एसिड से. और अमाइनो एसिड्स में अमाइनो ग्रुप्स होते हैं, नाइट्रोजन होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में. तो प्रोटीन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. देन प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू इथेनॉल बाय यीस्ट. जब भी हम शुगर को इथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं, या अल्कोहल की बात अगर हम करें तो शुगर की कन्वर्जन अल्कोहल में जब होती है यीस्ट के थ्रू, उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं. उसमें एक तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है अल्कोहल बनता है, दूसरा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और तीसरा हमारे पास जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है. सो करेक्ट आंसर वॉज फर्मेंटेशन. देन movement of molecules from lower to higher concentration through a semi permeable membrane. अब जो स्टूडेंट्स आज अपियर हुए थे एग्जाम में, उनको सही से पता होगा कि ये क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री के सेक्शन में आया था या बायो के सेक्शन में आया था. क्योंकि अगर तो हम सॉल्यूट्स की बात करें कि लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स की मूवमेंट जब हायर कंसंट्रेशन की तरफ होती है, तो थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको जो है ऑस्मोसिस कहा जाता है केमिस्ट्री में, अगर हम सॉल्यूट्स की बात करें तो. लेकिन अगर हम बायो की बात करें तो ऐसी मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन जिसमें एटीपी की इन्वॉल्वमेंट हो, जिसमें एटीपी रिक्वायर्ड हो, एनर्जी रिक्वायर्ड हो, उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है. अब अगर तो ये आपका बायो के सेक्शन में आया होगा या आपके पास ऑप्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट था, तो ये आपका करेक्ट होगा. लेकिन अगर आपके पास इस तरह के ऑप्शंस थे, ऑस्मोसिस, एफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑस्मोसिस. देन नेक्स्ट वाज पोर्शन ऑफ बायोलॉजी. ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस ऑकर इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में ये सारे प्रोसेसेस होते हैं, कोई एक नहीं होता. वो कौन सा है, तो ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस में होता है. रेप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो रेप्लिकेशन भी न्यूक्लियस में होता है. जबकि ट्रांसलेशन जो है ये न्यूक्लियस में नहीं होता, ये किस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है. तो ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियस में नहीं होता. ओके, दी व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग. फ्रॉग का साइंटिफिक नेम राना टेग्रीना होता है. देन नेक्स्ट वाज विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन इट्स ओन डीएनए. न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सबके पास अपना अपना डीएनए होता है, तो उसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज. देन नेक्स्ट वाज विच एंजाइम ज्वाइंस डीएनए फ्रेगमेंट्स. वो एंजाइम जो डीएनए फ्रेगमेंट्स को आपस में ज्वाइन करे उसको डीएनए लाइगेज कहा जाता है, तो लाइगेज वाज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट वाज फंजाई कंटेन लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. फंजाई की बॉडी के ऊपर जो लॉन्ग थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उसको हाइफी कहा जाता है, और मास ऑफ हाइफी को क्या कहा जाता है, माइसेलियम कहा जाता है. सो द करेक्ट आंसर वाज हाइफी. देन नेक्स्ट वाज living organisms are distinguished from non living organisms on the basis of. इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स
को लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएट करती है। तो डेंसिटी, वॉल्यूम एंड मास की अगर हम बात करें तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी होती है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी होती है, जबकि मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस नहीं होता। तो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस वो कैरेक्टरिस्टिक है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग करता है, डिफरेंशिएट करता है। Then next was rRNA, ribosomal rRNA in eukaryotic cells occur in. तो राइबोसोमल rRNA की जो सिंथेसिस होती है यूकैरियोटिक सेल्स में वो न्यूक्लियोलस में होती है। सो न्यूक्लियोलस वाज द करेक्ट आंसर हियर। देन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट और मॉडिफिकेशन अकर इन। स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट या मॉडिफिकेशन का जो भी काम होता है, भले वो प्रोटीन्स का, लिपिड्स का, वो गोल्जी अपरेटस में होता है। करेक्ट आंसर वाज गोल्जी अपरेटस। नेक्स्ट वाज सेम फंक्शंस बट डिफरेंट इवोल्यूशनरी ओरिजिन। ऐसे ऑर्गन्स जिनके फंक्शन सेम हो, जो सेम ही फंक्शन परफॉर्म करते हो, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। क्यों? क्योंकि उनका इवोल्यूशनरी जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है। ऐसे ऑर्गन्स को एनालॉगस ऑर्गन्स कहा जाता है। सो एनालॉगस वाज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट वाज प्राइमर एनीलिंग ऑकर्स ड्यूरिंग विच पीसीआर स्टेप। तो पीसीआर जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है उसके 3 स्टेप्स होते हैं। एक होता है डीनेचरेशन, दूसरा होता है अनीलिंग, तीसरा होता है एक्सटेंशन। तो इनमें से जब जो प्राइमर्स हैं जब अनील से बाइंड होते हैं थ्रू टू देयर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंसेस, वो अनीलिंग स्टेप में होता है। सो ए अनीलिंग इज द करेक्ट आंसर। आई डोंट नो आपके क्वेश्चन में ये अनीलिंग का वर्ड था या नहीं था, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका आंसर अनीलिंग था बेसिकली। देन नेक्स्ट इज यीस्ट प्रोड्यूस थ्रू। अब यीस्ट जो है वो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे होगा यीस्ट किस मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। तो यीस्ट जो रिप्रोड्यूस होते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं बडिंग के थ्रू। तो उनका जो रिप्रोडक्शन का जो मोड होता है वो बडिंग होता है। देन नेक्स्ट इज वी हैव सम क्वेश्चंस फ्रॉम उर्दू। शेर के हिसार किसका नॉवल है? शेर के हिसार का ऑथर पूछा गया था, तो उसके जो ऑथर हैं वो हैं रतन नाथ सरशार। रतन नाथ सरशार। और ये बुक कब पब्लिश हुई थी? 1917 में। सो रतन नाथ सरशार वाज द करेक्ट आंसर। देन सर सैयद अहमद खान ने अदबी कारनामा, सर सैयद अहमद खान का अदबी कारनामा क्या था? तो बेसिकली सर सैयद अहमद खान की जो भी किताबें थीं वो मजहबी, तारीखी और इस्लाही मौज़ूआत पर थीं। तो इनका जो बेसिकली अदबी कारनामा वो इस्लाही नसर का था। सो इस्लाही नसर वाज द करेक्ट आंसर है। देन अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े का मरकज़ी ख़्याल क्या था? अल्लामा इकबाल का जो फ़लसफ़ा है वो खुद ही के जो है तसव्वुर पे बेस्ड है, तो खुद ही इसका आंसर था, खुद ही। देन नेक्स्ट इज़ तरक्की पसंद तहरीक के पहले सदर कौन थे? तरक्की पसंद तहरीक के पहले सदर जो थे वो थे मुंशी प्रेमचंद। सो प्रेमचंद वाज़ द करेक्ट आंसर। देन शेरुल अजम, शेरुल अजम किसकी तसनीफ है? ये शिबली नोमानी की लिखी हुई है। यहाँ पे आई होगा शिबली नोमानी वाज द करेक्ट आंसर हियर। देन नेक्स्ट वी आर सम क्वेश्चंस ऑफ जीके। टोटल नंबर ऑफ रुकू इन कुरान। कुरान मजीद में टोटल कितने रुकू तो वैसे तो कहा जाता है कि कुरान मजीद में टोटल रुकू 558 होते हैं, 558। लेकिन क्योंकि वो ऑप्शंस में नहीं है तो इसके अलावा कहीं कहीं सोर्सेज पे आपके पास ये आता है कि टोटल रुकू 540 हैं। तो 558 कहीं कहीं मेंशन्ड है, कहीं कहीं 540 मेंशन्ड है। सो करेक्ट आंसर आपके ऑप्शंस के हिसाब से 540 था। देन नेक्स्ट वाज लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स कहाँ हैं? थर में हैं। थर वाज द करेक्ट ऑप्शन। देन फैब्रिकेटेड हदीस इज कॉल्ड, ऐसी हदीस जिसमें झूठी नरेशन हो, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान ना की हो, उसको मौदू कहा जाता है। मौदू वाज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट वाज तशकिंत डिक्लेरेशन वाज साइंड इन। तशकिंत डिक्लेरेशन बेसिकली 1965 की जो पाक इंडो वार हुई थी उसके बाद जो है वो 1966 में साइन की गई थी। So 1966 was the correct answer. Then next we had some questions of English. I blank him this week. I have seen him twice this week. Have seen इसका correct answer था. Then next is which sentence contain an adverb?
तो अगर बाकी तो ऑप्शंस नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर इन दोनों को हम देखें तो फास्ट रनर में ये जो है आपका यहाँ पे रनर है, नाउन है, तो यहाँ पे जो फास्ट होगा वो एडजेक्टिव होगा, जबकि ड्राइव यहाँ पे वर्ब है, तो यहाँ पे जो फास्ट होगा वो एडवर्ब होगा। तो एडवर्ब किस में है? इस वाले सेंटेंस में है, ही ड्राइव्स फास्ट। देन नेक्स्ट वाज चूज द करेक्ट पंक्चुएशन। इनमें से करेक्ट आंसर आपका था अल्था, ही वाज टायर्ड, देन कॉमा, ही कंप्लीटेड द वर्क ऑन टाइम। दिस वाज द करेक्ट आंसर। देन चेंज द नरेशन का क्वेश्चन था, एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करना था। ही सेड वेयर डू यू लिव, इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। Then next was choose the correct sentence. There is several reasons for delay. There are several reasons. अब क्योंकि reasons plural है तो ये वाला आपका correct होगा. There are several reasons for delay. Then next was new software looks different but after training it became blank for staff. अब यहाँ पे I think difficult होगा. ये कंफर्म कर लीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे बेसिकली सेंटेंस का मकसद ये है कि जो नया सॉफ्टवेयर था वो दिखने में डिफिकल्ट था, लेकिन ट्रेनिंग के बाद वो इजी हो गया। तो उस इजी के लिए जो वर्ड यूज होता है, जो ईडियम यूज होता है, वो पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक मीन्स वेरी इजी। तो यहाँ पे हो जाएगा न्यू सॉफ्टवेयर looks difficult but after training it became a piece of cake for staff. Then next two questions of pedagogy. First was about flipped classroom. फ्लिप्ड क्लासरूम किससे रिलेटेड है? फॉर्मेटिव असेसमेंट से या समेटिव असेसमेंट से? तो फ्लिप्ड क्लासरूम जो है वो बेसिकली लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है थ्रू आउट द कोर्स। तो वो असेसमेंट जो थ्रू आउट द कोर्स की जाए उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, जबकि समेटिव असेसमेंट जो वो किसी भी कोर्स या किसी भी सेमेस्टर के एंड पे जो असेसमेंट होती है। अब क्योंकि फ्लिप्ड क्लासरूम थ्रू आउट द कोर्स का प्रोसेस है तो इस वजह से ये फॉर्मेटिव असेसमेंट से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका था फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके पास स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि ऑप्शंस हमारे पास नहीं है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अगर तो आपको ऑप्शंस याद हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें। थैंक यू वेरी मच। हो सकता है किसी क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज हो, लेकिन कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट सेम है। तकरीबन 43 या 44 जो क्वेश्चंस हैं वो हमने कलेक्ट करके आप लोगों से डिस्कस कर दिए हैं। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एंड थोड़ी देर में ही मैं जो जोन 6 का पेपर जो इवनिंग में हुआ था उसको भी अपलोड कर दूंगी। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।